जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके वेलफेयर से जुड़ी कुछ जानकारी दूंगा। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। रिकॉर्ड से करें बातचीत। अगर स्पर्श में डाली गई रिक्वेस्ट पेंडिंग में है, 2 से 3 महीने अगर ज्यादा हो गए हैं और पेंडिंग में है, तो रिकॉर्ड को दे लेटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया है और आपने कोई रिक्वेस्ट डाल रखी है डेटा करेक्शन के लिए और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो दोस्तों आप फिर रिकॉर्ड को एक लेटर लिखिए, जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू उसे फॉरवर्ड कराइए। उसमें लिखिए कि हमने स्पर्श में डाटा करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाली थी इतनी तारीख को, लेकिन 2 से 3 महीने बीत गए हैं, वो रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग में है। तो रिकॉर्ड अपने बेस पर इस कार्यवाही को पूरा करे और दोस्तों उसकी एक कॉपी आपको पीसीडी स्पर्श को भी भेजनी है। तो इस तरीके से आपका काम हो सकता है। अगर आपकी रिक्वेस्ट 2 से 3 महीने से ज्यादा हो गई है, किसी को 90 दिन हो गए हैं या फिर 120 दिन हो गए हैं, 140 दिन हो गए हैं, जिनकी रिक्वेस्ट लंबी हो गई है, फिर वो रिकॉर्ड के थ्रू कार्रवाई करें। चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशन में भारी कटौती से बचने के लिए पेंशनर, फैमिली पेंशनर अपना पैन कार्ड नंबर अपडेट करें स्पर्श में। दोस्तों, अगर आप पैन कार्ड अपडेट नहीं करते, अगर आप पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करते, तो दोस्तों इसका इंपैक्ट, इसका असर आपकी पेंशन पे पड़ सकता है। आपकी पेंशन कहीं ना कहीं काटी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले कुछ महीने पहले एक आध पेंशनर की पेंशन कटी थी क्योंकि उनका पैन नंबर स्पर्श पे अपडेट नहीं था। तो आपको दो काम करने हैं। एक तो अपना पैन नंबर सही से चेक कर लें कि वो स्पर्श में अपडेट है या नहीं है, जिनका स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया। और एक और चीज चेक कर लेंगे कि जो आपका पैन कार्ड नंबर है वो आधार से लिंक है या नहीं है। दो चीज आपको याद रखनी है और ये दोनों काम कंप्लीट होने चाहिए, ताकि आपकी पेंशन सही ढंग से चलती रहे और आपकी पेंशन काटी ना जाए। दोस्तों, आपको आधार नंबर पैन कार्ड से लिंक करना है या फिर पैन कार्ड नंबर आधार से लिंक करना है अपनी पेंशन को सही ढंग से चलाने के लिए और कटौती से बचने के लिए। फिर है दोस्तों तीसरी इंफॉर्मेशन। गलत रैंक की डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है तो स्पर्श में डाले शिकायत सीपी ग्राम के थ्रू। पहले बैंक से मिली सही डिसेबिलिटी, फिर बाद में स्पर्श से मिल रही है गलत डिसेबिलिटी पेंशन। दोस्तों, कुछ पेंशनर है जिनका माइग्रेशन हुआ है स्पर्श पे। पहले वो बैंक से सीपीपीसी से पेंशन लेते रहे, यानी उनको नायक की पेंशन मिल रही थी, नायक की डिसेबिलिटी मिल रही थी, और वो आए थे 2006 के बाद। उनकी क्वालिफाइंग सर्विस थी 16 साल से ऊपर। बाद में स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया। उससे पहले उनको एमएससीपी एसीपी मिल गई थी, फिर स्पर्श के थ्रू पेंशन मिली, लेकिन डिसेबिलिटी मिलती रही नायक रैंक की। एमएससीपी तो मिल गई हवलदार रैंक की, पेंशन भी मिल गई हवलदार रैंक की, लेकिन डिसेबिलिटी मिलती रही नायक रैंक की। ऐसे दोस्तों कुछ पेंशनर के साथ ये घटना हुई है, प्रॉब्लम आई है पेंशनर के साथ कि वो पेंशन तो लेते रहे हवलदार रैंक की, लेकिन डिसेबिलिटी मिल रही है स्पर्श के थ्रू नायक की। तो दोस्तों, अगर आप भी इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो फिर आप सीधा स्पर्श में शिकायत डालेंगे, सीपी ग्राम के थ्रू शिकायत डालेंगे। उसमें लिखेंगे कि पहले हम बैंक सीपीपीसी से पेंशन लेते थे, तब हमारी डिसेबिलिटी पेंशन, सर्विस पेंशन बिल्कुल ठीक आती थी उसी रैंक की। चूंकि हमें एमएससीपी मिल गई, हमें पेंशन एक नेक्स्ट रैंक की मिल गई, लेकिन जो डिसेबिलिटी मिली स्पर्श के थ्रू वो नायक की मिल रही है, पुरानी डिसेबिलिटी मिल रही है। तो इसको ठीक करने की कृपा करें। इस तरीके से आप शिकायत करेंगे सीपी ग्राम के थ्रू, तो फिर आपको स्पर्श के थ्रू सही डिसेबिलिटी और फिर उसी रैंक की आपको पेंशन भी मिलेगी। चलते हैं चौथी इंफॉर्मेशन। पेंशनर बोल रहे हैं हम अपना ईसीएचएस फैसिलिटी बंद करवाकर एफएमए लेना चाहते हैं, और कितना, 1,000 से बढ़कर 5,000 रुपए। क्या कार्यवाही करनी पड़ेगी? दोस्तों, अगर आप इस तरीके की कार्यवाही कर रहे हैं कि आप ईसीएचएस की फैसिलिटी बंद करवाना चाह रहे हैं और फिर आप एफएमए 1,000 से बढ़ाकर 5,000 करना चाह रहे हैं, इस तरीके की आप कोई भी चीज मत करिए, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन, आपकी रिक्वेस्ट गलत साबित होगी, गलत होगी वो, और रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप 2003 से पहले के हैं तब आपको दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। या तो आप एफएमए ले, फिक्स मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपए, या फिर आप ईसीएचएस की फैसिलिटी ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए नहीं करे गए हैं, तो इस वजह से आप ये ना सोचें कि आपको 1,000 से बढ़ाकर 5,000 मिल जाएंगे।
सबसे पहले आप अपनी रिटायरमेंट डेट जाने कि आप रिटायर कब हुए, डिस्चार्ज कब हुए। अगर आप 2003 से पहले के हैं तब आप या तो एफएमए ले सकते हैं या फिर आप ईसीएचएस की फैसिलिटी ले सकते हैं। जो पेंशनर 2003 के बाद आए हैं उनके लिए ईसीएचएस कंपलसरी है, उन्हें ईसीएचएस लेना ही पड़ेगा, फिर वो एफएमए नहीं ले सकते। तो एक बात आपको यहां पे याद रखना है। तो इसलिए 5,000 तो आपका होगा नहीं, इसे आप अभी भूल जाइए। अभी पेंडिंग में है ये रिक्वेस्ट, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, आप वेट करिए इसके लिए। अभी आप 1,000 रुपए लेते रहिए। फिर दोस्तों कई पेंशनर पूछते हैं डिफेंस पेंशनर के पीपीओ में क्या अंतर है, क्या क्या पीपीओ हैं डिफेंस पेंशनर के, ये चीज समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कई पेंशनर को पता ही नहीं है कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑर्डर क्या है, स्पर्श ई पीपीओ क्या है, स्पर्श का पीपीओ क्या है। यानी आपके लिए इतने सारे पीपीओ हैं, काफी पीपीओ आपको कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप रिटायर कब हुए। अगर आप 3rd सीपीसी में रिटायर हुए, 4th सीपीसी में रिटायर हुए या फिर 5th सीपीसी में रिटायर हुए, तो दोस्तों उसका एक अलग पीपीओ है जिसमें आपकी पुरानी बेसिक पे दे रखी होगी जब आप रिटायर हुए, चाहे आप 3rd में, 4th में या 5th सीपीसी में रिटायर हुए। तो वो आपका इनिशियल पीपीओ है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पहला पीपीओ जिसे हम बोलते हैं। फिर है दूसरा छठे पे कमीशन का पीपीओ जिसे हम बोलते हैं पेंशन रिवाइज पीपीओ, जिसमें आपकी छठे पे कमीशन के अनुसार पेंशन रिवाइज हुई। और दोस्तों इसमें आपको एक हॉरिजॉन्टल पीपीओ भी मिला होगा जिसमें आपकी 3 बेसिक पे लिखी होंगी। तो इस तरीके से आप अपना पीपीओ पहचाने। जो पेंशनर छठे पे कमीशन पे रिटायर हुए उनको छठे पे कमीशन के हिसाब से पीपीओ बना के दिया है और उस टाइम की बेसिक पे मौजूद है। फिर है दोस्तों 7 सीपीसी का ई पीपीओ, 1/1/16 के बाद बहुत से पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को 7 सीपीसी का ई पीपीओ मिला है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर। उसमें आपकी 7 सीपीसी की बेसिक पे फिक्स करी है पे मैट्रिक्स के अनुसार, और उसी ई पीपीओ में आपकी ओआरओपी 1 की पेंशन मौजूद है। तो उसे हम बोलते हैं 7 सीपीसी का ई पीपीओ, जिसके आधार पे आपको पे मैट्रिक्स में डाला गया, जिसके आधार पे आपकी नोशनल पे फिक्स करी गई, उस पीपीओ में मौजूद है जिसे हम बोलते हैं ई पीपीओ। फिर आपका माइग्रेशन हो गया स्पर्श पे, एक नए सॉफ्टवेयर में आपको डाल दिया गया। तो फिर उससे जनरेट हुआ स्पर्श का पीपीओ जिसे हम बोलते हैं स्पर्श पेंशन पेमेंट ऑर्डर। इसमें आपको मिला कोरिजेंडम पीपीओ, यानी जो जो आपने अपना डाटा करेक्ट किया वो रिफ्लेक्ट होता गया आपके स्पर्श के ई पीपीओ में, और फिर वो बन गया एक कोरिजेंडम पीपीओ जिसमें आपकी ओआरओपी 2 की बेसिक पेंशन लिखी है, उसमें आपका वाइफ का नाम लिखा है, यानी सारी डिटेल आपके स्पर्श पीपीओ में है जिसे हम बोलते हैं कोरिजेंडम पीपीओ रिवाइज के बाद। तो दोस्तों ये सारे आपके पीपीओ हैं, आप समझ गए होंगे, और ये वेलफेयर से जुड़ी कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी। आई होप दोस्तों सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ऐसी दोस्तों मैं आपके लिए नई जानकारी, आपके वेलफेयर से जुड़ी जानकारी मैं आपको देता रहूं, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं ग्रुप में। थैंक यू सो मच।